अस्सलाम वालेकुम, ये आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। पाकिस्तान में एक बार फिर साइफर की गूंज है और इमरान खान का तस्करा है। इस मौजू को ज़ेर बहस लाएंगे कि साइफर क्यों गूंज रहा है और पाकिस्तान की सियासत पर इसके क्या असरात मुरतब होने वाले हैं। दूसरा मौजू है 28वीं तरमीम आ रही है, तरमीम तैयार है और पीपल्स पार्टी भी तैयार है। पीपल्स पार्टी एक दोहरा खेल खेलने वाली है। वो दोहरा खेल क्या होगा आपके सामने मुनकशिफ करेंगे। तीसरा हमारा मौजू है उर्दू डाइजेस्ट के मुदीर आला अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब का इंतकाल हुआ है। उनके इंतकाल के साथ ही एक बड़ी बहस ने जन्म लिया है और ये बहस जुड़ी हुई है हमारे नज़्म मुमलिकत से, सहाफ़त के मुस्तक़बिल से और सहाफ़त की तारीख़ से। सहाफ़त ने क्या किरदार अदा किया और अब नई नस्ल इस सहाफ़त को कैसे देख रही है। अपने पहले मौजू की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में एक मरतबा फिर साइफर मौजूए बहस बन गया है। सबब इसका ये है कि एक न्यूज़ वेबसाइट है ड्रॉप साइट, उसने साइफर जो एक सिफारती दस्तावेज़ है और जिसके आसपास पाकिस्तान में कई तरह के वाक़यात ने जन्म लिया था और जिसके मुताल्लिक काफ़ी सारे मबाहिस यहाँ 4 साल कबल हो चुके हैं, एक हुकूमत जा चुकी है। इस सिफारती दस्तावेज़ के हवाले से ड्रॉप साइट ने ये दावा किया है, अमरीकी वेबसाइट ने दावा किया है कि ये डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है और ये अपनी असल हालत में उनके पास मौजूद है। उन्होंने उस डॉक्यूमेंट को अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले भी कर दिया है, जिसके बाद एक और तरह की बहस हमारे यहाँ शुरू हो गई है। वो तबका जो इमरान खान का शदीद तरीन मुखालिफ है, जो चाहे सहाफ़ती हल्का हो या सियासी हल्का हो, उन्होंने इसके हवाले से एक नई किताबुल हील खोली है। मुख्तलिफ किस्म के बहाने कर रहे हैं और तरह तरह की इसकी तावीलें कर रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि इस सिफारती दस्तावेज़ के हवाले से दो तरह के दावे सामने आए थे। एक दावा तो वो था जो उस वक्त जो हिज़्ब इख्तिलाफ थी, जो बाद में हुकूमत बनी, यानी शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम नवाज साहिबा, इसके अलावा पीपल्स पार्टी के तमाम लोग, जो जुगादरी है, जो अकाबरीन है, वो सारे एक छत के नीचे एक ही मीडिया के चैनल्स के सामने बैठकर एक ही तरह की बात कर रहे थे कि इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। शहबाज शरीफ साहब ने तो कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के तौर पर खिताब करते हुए ये तक कह दिया था कि अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट साबित हो जाए और ये पता चले कि इससे हुकूमत को हटाने, यानी जो एक तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया था, उसकी मुहर्रिक ये डॉक्यूमेंट है और ये वो डॉक्यूमेंट के जो मुंदरजात है वो है, तो मैं ऐसी किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहूँगा। यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं खुद इससे पीछे हट जाऊँगा। अब ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल हमारे सरों पर एक लटकती तलवार की तरह है और वाज़ेह हो गया है कि उस वक़्त इमरान खान ने जो दावा किया था कि उनकी हुकूमत को हटाने का एक मंसूबा मौजूद है और ये मंसूबा अमेरिका की तरफ से तैयार किया गया है, बैरूनी मंसूबा है, वो बिल्कुल एक हकीकत है। 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया। इससे 2 हफ्ते कबल इमरान खान ने इस्लामाबाद में बतौर वज़ीर आज़म एक जलसा किया था और इस जलसे में साइफर को लहराते हुए ये बताया था कि उनकी हुकूमत को हटाने के लिए एक बैरूनी साजिश काम कर रही है। ये जो इमरान खान ने मूव की थी, इस मूव को बाद में जो हुकूमत कायम हुई तहरीक अदम एतमाद के बाद, उन्होंने कहा कि ये सियासी फ़ायदा इमरान खान ने उठाने की कोशिश की थी। अब ड्रॉप साइट पर जो स्टोरी शाया हुई है और ये जो डॉक्यूमेंट सामने आया है, उसके बाद ये वाज़ेह हो रहा है कि ये सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होने वाला डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि वाक़ईतन एग्ज़िस्ट करता था। इसमें सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो सिफारती दस्तावेज़ है, जिसको हम साइफ़र कह रहे हैं, ये होता क्या है? ये बुनियादी तौर पर वो दस्तावेज़ होती है, जिसे हमारे दफ्तर ख़ारजा के से मुंसलिक अफ़राद बैरून मुल्क जब सिफारती सतह पर या इधर-उधर कहीं बातचीत करते हैं, तो उस बातचीत में जो अहम तरीन बात होती है, उसको एक कोड वर्ड्स के ज़रिए, एक अपनी हर मुल्क की ज़बान होती है, उस ज़बान में मुख्तलिफ सतह की मलफूफ पैराओं में वो अहम बात बताई जाती है, जो किसी भी सतह पर हो रही होती है और जिसका ताल्लुक कौमी मफाद से होता है या कौमी सियासत से होता है या मुल्क से होता है।
پاکستان میں بھی دفتر خارجہ میں 16 گریڈ کے کوئی تقریباً 100 کے قریب ایسے اہلکار موجود ہوتے ہیں جو اس طرح کی سفارتی کیبنز کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، ڈی کوڈ کرتے ہیں اور یہ متعلقہ لوگوں کو دی جاتی ہے۔ یہ جو اہلکار ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر اسی کام سے منسلک ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جو یہ واقعہ رونما ہوا تھا اس میں ہوا یہ تھا کہ امریکہ میں جو ہمارے سفیر اس وقت تھے اسد مجید صاحب، اس سے امریکی اسٹیٹ سیکریٹری ڈونلڈ لو نے گفتگو کی تھی اور اعتراض اٹھایا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان روس کیوں گئے ہیں۔ ان دنوں عمران خان نے روس کا ایک دورہ کیا تھا اور امریکہ نے اپنی ناراضی ایک طرح سے شروع کی تھی پاکستان کے سفیر کے سامنے۔ پاکستان کے سفیر نے اس ناراضی کو سفارتی دستاویز کے ذریعے، جسے ہم سائفر کہتے ہیں، پاکستان بھیجا تھا۔ اس دستاویز کو، اس ڈاکومنٹ کو 3-4 اہم ترین جگہوں پر بھیجا گیا تھا۔ ان میں ایک صدر مملکت تھے، ایک وزیر اعظم تھے، ایک آرمی چیف تھے اور ایک DGISI تھے۔ یہ جو دستاویز عمران خان کو پہنچائی گئی تھی اس کے بعد عمران خان نے عوامی سطح پر جلسے میں اس کا اظہار کیا تھا۔ بعد میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ وزیر اعظم ہاؤس سے یہ ڈاکومنٹ غائب ہو گیا۔ اس حوالے سے اس وقت جو اپوزیشن تھی، جو بعد میں حکومت بنی، انہوں نے ایک بڑی زبردست پروپیگنڈا کیمپین لانچ کی اور عمران خان کو اس حوالے سے ایک طرح سے الزامات کے کٹہرے میں لینے کی کوشش کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ سفارتی ڈاکومنٹ کوئی کمپرومائزڈ ہوا ہے۔ مگر عمران خان کا موقف یہ تھا کہ اس دستاویز کو سنبھالنے کی ذمہ داری وزیر اعظم ہاؤس کے عملے کی تھی، خود ان کی نہیں تھی۔ بہرحال یہ جو معاملہ ہے یہ ایک بحث کا موضوع بنتا رہا۔ اس حوالے سے ایک مقدمہ بنا۔ اسلام آباد کی خصوصی عدالت میں جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے عمران خان اور اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو اس ڈاکومنٹ کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرنے کی پاداش میں 10 سال کی سزا سنائی۔ بعد میں اس سزا پر اپیل ہوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ججز تھے، جسٹس عامر صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، ان دونوں نے اس سزا کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ مگر یہ جو سارے واقعات رونما ہوئے تھے اس میں ایک طرح سے عمران خان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، مگر اب ڈراپ سائٹ کی سٹوری سے اور سفارتی دستاویز کے سامنے آنے کے بعد تقریباً یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ موجود تھا، اگرچہ ہمارے سیاستدان یہ کہہ رہے تھے کہ دستاویز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اور وہ جب یہ کہہ رہے تھے تب اس پس منظر میں طاقتور حلقوں کا ایک کھیل موجود تھا۔ اگر آپ اس پورے کھیل کو سمجھنا چاہیں تو اس دستاویز کے بعد ایک تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی۔ 10 اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت کو اکھاڑ پھینکا گیا تھا۔ بعد میں جب حالات اور واقعات ترتیب سے ظاہر ہونا شروع ہوئے تو 2 ایسے انٹرویوز ہیں جس سے ہم اس پوری کہانی کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اس وقت اس اپوزیشن کا حصہ رہنے والے اور عمران خان کے خلاف جو اپوزیشن اتحاد تھا اس کی قیادت کرنے والے مولانا فضل الرحمان کا انٹرویو تھا، جو انہوں نے سما ٹی وی کے لیے ندیم ملک کو دیا تھا، اور ندیم ملک کے سامنے انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد جو پیش کی گئی تھی وہ طاقتور حلقوں کی ایما پر پیش کی گئی تھی۔ انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا تھا اور پاکستان کے ایک ادارے کا نام لیا تھا جو اس وقت ظاہر ہے جنرل باجوہ تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے سب کو کہا تھا کہ یہ کام کیا جائے اور سارے سیاستدانوں نے انہیں کی ایما پر یہ کام کیا تھا۔ تو ایک طرف مولانا فضل الرحمان کا وہ انٹرویو موجود ہے، دوسری طرف خواجہ آصف صاحب کی ایک گفتگو منصور علی خان کے ساتھ موجود ہے جس میں وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت جو 2018 کو آئی تھی، 2019 میں ہی ان کی بات چیت آرمی سے ہو گئی تھی اور جنرل باجوہ نے انہیں 2019 میں، یعنی 2018 کے اختتام پر یہ حکومت آئی تھی، 2019 میں یہ کہہ دیا تھا بالکل شروع کے 6 مہینوں میں کہ وہ دسمبر 2019 میں سب سے پہلے پنجاب کی حکومت سنبھالیں مسلم لیگ نون۔ یعنی معاملات جو بنیادی طور پر ایک حکومت آئی ہے مگر 6 مہینے کے اندر اندر ہی یہ پی ایم ایل این کو اشارہ دے دیا گیا تھا کہ وہ پہلے مرحلے میں پنجاب کی حکومت سنبھال لیں اور دوسرے مرحلے میں انہیں مرکزی
हुकूमत दे दी जाएगी। बाद में हालात व वाक़यात ने वही रुख इख्तियार किया, लेकिन बीच में एक वक़्फ़ा आ गया। दिसंबर 2019 में पंजाब की हुकूमत पीएमएलएन को नहीं मिल सकी और ख़ुद ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि बाद में कुछ हालात तब्दील हुए और उसकी वजह दरअसल कोविड-19 था। कोविड-19 आया और उसके बाद जो है वो हालात बहुत ख़राब हुए, जिसके बाइस ये पूरा जो खेल था वो कुछ अरसे के लिए रुक गया। इस दौरान इमरान खान भी कुछ रेजिस्टेंस दिखा रहे थे। बहरहाल जो हुआ हालात वाक़यात आपके सामने हैं। ये दोनों लोग, इनके इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो जो तहरीक अदम एतमाद सामने आई थी और जो ये हुकूमत गई थी, इसके पीछे जो काम हो रहा था वो सारा काम भी बिल्कुल वाज़ेह है। अब साइफर का डॉक्यूमेंट भी सामने आ गया है और पाकिस्तान भर में ये बहस छिड़ गई है। उसमें इमरान खान के मौक़िफ़ को एक मरतबा फिर अवामी सतह पर तक़वियत मिली है। देखना ये है कि इस पूरे मामले से हुकूमत और जो इस खेल के बेनिफिशरी हैं वो किस तरह निपटते हैं और अब साइफर के साथ जो बहस शुरू हुई है वो बहस कहाँ तक पहुँचती है। मेरी इत्तला के मुताबिक अमेरिका में कुछ किताबें भी लिखी जा रही है, जिससे उस दौर के जो खेल है वो सारे उसके पसे मंज़र और तह मंज़र वाज़ेह हो जाएगा। आप जानते ही हैं कि अमेरिका के अंदर इस तरह के काम होते रहते हैं। बॉब वुडवर्ड है जो हर सदर का एक अकाउंट लिखते हैं। उन्होंने हर आने वाले सदर के दौर में जो अहम-तरीन वाक़यात होते हैं उसको मौज़ू बनाते हैं। ऐसी ही रविश है अमेरिका में और कुछ दूसरे मुसन्निफ़ीन भी हैं जो इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ पर लिखते हैं। अंदाज़ा ये किया जा रहा है, मेरे कुछ दोस्त मुझे ये बता रहे हैं कि अमेरिका में कुछ इस तरह की बातें मौजूद हैं कि उन दिनों के जो हालात और वाक़यात हैं उस पर कोई किताब सामने आ सकती है। बहरहाल ये पूरा जो खेल है ये कभी न कभी बेनकाब पूरी तरह होगा, अगरचे अभी हम अपने तासुबात के बाइस एक हकीकी तज्ज़िया करने के काबिल नहीं हैं। मुख्तसरन बात करते हैं, 28वीं तरमीम तैयार है, इस पर मैं एक तफ़सीली गुफ्तगू बाद में करूँगा। मुझे अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब के मौज़ू पर गुफ्तगू करनी है, लिहाज़ा सिर्फ़ इतना अर्ज़ कर दूँ कि 28वीं तरमीम के बाब में पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट को ये सिग्नल देना शुरू कर दिए हैं कि वो तैयार है। दूसरी तरफ एक और मसला ये हुआ है कि पीएमएलएन जो इस मामले में बिल्कुल खामोश थी और बज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम भी कर रही थी, वहाँ पंजाब में कुछ बेचैनी है इसी 28वीं तरमीम के हवाले से। चूँकि 28वीं तरमीम में जो चीज़ें तब्दील होने जा रही है और जो एक मुजव्वज़ा इसका मंसूबा है वो सामने आया है, उस पर एतराज़ पंजाब को भी है। लेकिन पीएमएलएन ये बीड़ा उठा नहीं सकती, वो खामोश थी, उनका ख़्याल था कि पीपल्स पार्टी इसकी मुज़ाहिमत करेगी। इधर पीपल्स पार्टी ने और पीएमएलएन ने अपने गिर्द इतने घड़े खोद रखे हैं कि वो ताकतवर हलकों के सामने किसी भी किस्म की मुज़ाहिमत नहीं कर सकती। ये जो पूरी हुकूमत है ये ताकतवर हलकों की तरफ से एक देन है, अतिया है और एक तरह से दया है इन पर। तो रहम की हालत में काबिल रहम लोगों को मिली हुई ये हुकूमत है और ये लोग इस काबिल नहीं है कि वो किसी भी खेल में इस्टेब्लिशमेंट के सामने या ताकतवर हलकों के सामने ज़रा भी मुज़ाहिमत दिखा सकें। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी के लिए मसला ये है कि उसे अंदरूनी सिंध अपनी सियासत भी करनी है। चुनांचे कहा ये जा रहा है कि पीपल्स पार्टी एक दोहरी पॉलिसी इख्तियार करने जा रही है। एक तरफ वो इस्टेब्लिशमेंट को इशारा कर रही है कि वो हिमायत करेगी और वो हिमायत कर भी देगी, लेकिन अंदरूनी सिंध में वो ये मामला एहतिजाज की सूरत में दहका देगी। अंदरूनी सिंध से आवाज़ें आएँगी, सिंध धरती की बात होगी और जैसा कि आप जानते हैं कि दरियाए सिंध पर जो 6 नहरें निकालने वाला एक मामला 2025 में उठा था और उसमें जो सिंध के अंदर एक एहतिजाजी लहर पैदा हुई थी। तमाम लोग इस पर मुत्तफ़िक है कि उसके पसे मंज़र में पीपल्स पार्टी की हलाशेरी मौजूद थी। वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने मुज़ाहिमत नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने सिंध की जो सियासी क़ुव्वतें हैं उनको खड़ा कर दिया था इस पूरे मामले में। इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है, लेकिन ये किस तरह रूनुमा होगा और किस तरह ये वाक़यात हमारे सामने अनफ़ोल्ड होंगे, ये सब कुछ अभी एक तजस्सुस की बारीक सी चादर ओढ़े हुए है। ये वाक़यात और ये खबरें जैसे आएँगी आपके सामने रखेंगे। तीसरे मौज़ू की तरफ चलते हैं। अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब उर्दू सहाफ़त का एक चमकता-दमकता सितारा थे। उनकी उर्दू ज़बान जो है वो इंतहाई नस्ताल्जिक थी, बहुत ही शगुफ़्ता तहरीर उनकी थी, रवां-दवां तहरीर थी। ऐसे लगता था कि जैसे एक आबशार बह रही हो,
कोई पहाड़ी झरना हो, जैसे पानी नीचे की तरफ आ रहा होता है, रवां-दवां ऐसी उजली सुथरी तहरीर वो लिखा करते थे। उर्दू डाइजेस्ट उन्होंने निकाला रीडर्स डाइजेस्ट की तर्ज पर और अपनी एक दुनिया आबाद की। लेकिन बुनियादी मसला ये है कि उर्दू डाइजेस्ट जो एक दौर में हर नस्ल के लोगों को मुतासिर करता रहा, अब ज़ेर बहस आ रहा है अपने उस कैरेक्टर की वजह से जो उसने मुख्तलिफ अदवार में अदा किया। अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी साहब की जो शख्सियत है उसके दो पहलू हैं, एक उनकी शख्सियत है, एक उनकी सहाफ़त है। उनकी शख्सियत ताज़ियत के मौज़ू में जिन अल्फ़ाज़ के साथ बयान की जाएगी, वो इंतहाई कर्बंगेज़ है, इंतहाई दुखी कर देने वाले हैं। मेरा उनके साथ 2 दहाइयों से ज़्यादा का ताल्लुक़ है। उनकी शख्सियत पर एक किताब डॉक्टर ताहिर मसूद साहब ने मुरत्तब की, अल्ताफ़ सहाफ़त। उसमें खुद अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब ने मुझे लिखने के लिए कहा, मैंने उनकी शख्सियत पर एक तहरीर भी सुपुर्द कलम की। वो छपी हुई है अल्ताफ़ सहाफ़त में जिसके मुरत्तिब डॉक्टर ताहिर मसूद साहब हैं। इसके अलावा उन्होंने उर्दू डाइजेस्ट के लिए भी कभी मुझसे फ़रमाइश की थी लिखने के लिए, मैंने 1-2 तहरीरें उनको सुपुर्द भी की थी, वो उनकी टाइटल स्टोरीज़ भी थी। मगर अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब जिनके साथ हमारा ताल्लुक़ दाएँ-बाज़ों की सहाफ़त की वजह से है, हम उनका इंतहाई एहतराम करते हैं। उनकी जो तारीख़ है, वो ज़ाहिर है बहुत उजली है, उनकी शख्सियत बहुत उजली है, लेकिन उनकी सहाफ़त, उनके तेवर सहाफ़त और उनके नज़रिए सहाफ़त के हवाले से इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बहस जारी है। जनरल यहया खान से लेकर जनरल ज़िया-उल हक तक और जनरल ज़िया-उल हक के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो या फिर आज का पीएमएनएन का ये दौर हो जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा भी शामिल हैं। उन्होंने जो तहरीरें इन हुकूमतों के लिए छोड़ी है और उसके लिए जो अल्फाज लिखे हैं वो एक ख़ास नस्ल के लिए परेशान कुन है और वो नस्ल इस पर सवाल उठाती है और ज़ाहिर है उनके सवाल उठाने का जो अंदाज़ है वो शाइस्ता कहीं है और कहीं नाशाइस्ता है। अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब की जो शख्सियत है, भुट्टो दौर में उन्होंने जो अज़ाब झेले और ये जो अज़ाब थे ये इख्तियारी थे या इज़्तिरारी थे, वो ये चाहते थे या वो ये नहीं चाहते थे, ये सब तारीख़ का मौज़ू है, मैं इस पर कभी तफ़सील से बात करूँगा। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो शख्सियत है, वो 2 हवालों से ज़ेर बहस रहेंगी। अगर वो शख्सियत का मौज़ू बनेंगे, ताज़ियत का मौज़ू बनेंगे, तो अल्फ़ाज़ निहायत दर्दनाक होंगे। लेकिन जब उनकी तारीख़ सहाफ़त पर बात होगी, तो जैसा कि इस मकतबे फ़िक्र से बड़े-बड़े लोगों ने इस्तिफ़ादा किया, कोई एक आदमी नहीं है और मैं बहुत मौजूदा जो सहाफ़ी है और मौजूदा जो लोग हैं, मालिक सहाफ़ी है, मालिक एडिटर्स हैं, उनमें भी अगर एक नाम मैं लूँ मुजीबुर रहमान शामी साहब का, तो उन्होंने अपने अख़बार में कहा कि वो सहाफ़त के फ़ील्ड मार्शल थे। ये जो उन्होंने अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए, यही अल्ताफ़ हसन कुरैशी और मुजीब शामी साहब से लेकर दाएँ बाज़ू के वो अकाबरीन जो सहाफ़त को लीड करते रहे, वो मौज़ूए बहस बनते हैं कि उनकी जो टर्म्स आती है, उनके जो अल्फ़ाज़ आते हैं, वो ताकतवर हलकों की टर्म्स से ही मुताबिकत और मुशाबिहत रखते हैं और उनके पास बयान करने के लिए यही कुछ होता है। 3 बड़ी शख्सियात थी मोहम्मद सलाहुद्दीन मरहूम, अल्ताफ़ हसन कुरैशी और मुजीबुर रहमान शामी। मुजीबुर रहमान शामी साहब बाक़यात हयात हैं, अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। लेकिन ये जो तीनों शख्सियात हैं, ये मौज़ूए बहस बनती है, बनी रहती है, मुख्तलिफ़ औक़ात में ज़ेर बहस आते हैं। ये जो मौज़ू है सहाफ़त का, इसमें इन शख्सियात को अगरचे मैं दाएँ बाज़ू से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा इनसे ख़ुसूसी ताल्लुक़ रहा, सलाहुद्दीन साहब के मकतबे फ़िक्र के साथ मैं वाबस्ता रहा, उनके हफ़्ते-रोज़े के साथ वाबस्ता रहा, मुजीब शामी साहब से भी मेरा एक ख़ुसूसी ताल्लुक़ है और अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब से भी मेरा एक ख़ास ताल्लुक़ रहा। तो मैं इन शख्सियात के करीब रहने के बावजूद ये बहस जो है वो इसका दरवाज़ा खोलना चाहता हूँ कि आखिर हमारी ये जो नौजवान नस्ल है, वो क्यों इनसे ख़ाइफ़ रहती है, इन पर एतराज़ात उठाती है और इनका जो सहाफ़ती पस-मंज़र है, वो मुख्तलिफ़ वाक़यात को बयान करते हुए किस तरह हरकत में आता है। अगरचे बहुत सारी बातें गलत हैं। मसलन एक मिसाल मैं यहाँ अर्ज़ कर दूँ कि अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब की एक तहरीर है मशरिक़ी पाकिस्तान के तनाज़ुर में जिसका उन्वान था मोहब्बत का ज़मज़म बह रहा है। 1966 में ये तहरीर लिखी गई थी मगर 1971 का सानिया जो 6 साल बाद रूनुमा हुआ, कुछ लोग वो ज़ाहिर है बाएँ बाज़ू के हैं,
وہ الطاف حسن قریشی صاحب پر اعتراض اٹھانے کے لیے اس کو ایک بہانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ 1971 میں یہ لکھ رہے تھے محبت کا زمزم بہہ رہا ہے. یہ سرے سے غلط بات ہے. وہ انہوں نے 1966 میں لکھی تھی اور بات وہی تھی. مگر 1971 میں جو اسی بائیں بازو کے لوگ ہیں انہوں نے جو موقف اختیار کیا تھا ایسٹ پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہ یہ موقف اختیار کیا تھا کہ وہ تو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، ہم نے انہیں اپنے ساتھ نہیں رکھا. تو اگر وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے تھے تو جو الطاف حسن قریشی صاحب کی تحریر تھی محبت کا زمزم بہہ رہا، جو 1971 کی تھی بھی نہیں، وہ 1966 کی تھی، 6 سال پہلے کی تھی، وہ تو بہت ریلیونٹ ہوتی ہے. بعد کے حالات و واقعات سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی. آج کا بنگلہ دیش بھی یہ بات چیخ چیخ کر بتا رہا ہے. اور کچھ عرصہ پہلے جسونت سنگھ بنگلہ دیش گئے تھے، بی جے پی کے حکومت کا وہ حصہ تھے، وزیر خارجہ تھے اور مودی کے ساتھ بھی تشریف لے گئے تھے. انہوں نے بنگلہ دیش میں جو حالات دیکھے تھے تو انہوں نے کہا تھا یہاں ہماری ساری سرمایہ کاری ضائع ہو گئی، ہماری انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی، بنگلہ دیش تو ایک اور رخ پر بہتا ہے. تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے نہ 1966 کے حالات کا صحیح تجزیہ کیا ہے، نہ 1971 کے بعد کے حالات کا تجزیہ کیا ہے، اور نہ وہ آج کے بنگلہ دیش کو سمجھتے ہیں اور نہ وہ مسلم معاشروں کی نفسیات کو سمجھتے ہیں. قوم پرستی کے مخصوص تناظر لے کر اور اپنے اپنے نظریات اور اپنے اپنے فکر کے تالابوں میں بیٹھ کر انہوں نے پتھر پھینکنے کی کوشش کی ہے. الطاف حسن قریشی صاحب موضوع بحث ضرور آنے چاہیے، مگر بحث کا یہ دائرہ یہ ہونا چاہیے کہ دائیں بازو کے لوگوں نے آخر طاقتور حلقوں کی ہمیشہ حمایت کیوں کی، انہوں نے جنرل یحییٰ کی حمایت کیوں کی، انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی حمایت کیوں کی، اور ان کی فصاحت و بلاغت سے بھرپور زبان کیوں طاقتور حلقوں کے لیے ہمیشہ استعمال ہوتی رہی، اور اس کا پس منظر کیا تھا. یہ وہ بنیادی سوال ہے جو زیر بحث آنا چاہیے. آج اس حکومت کے جو فارم 47 کے کل پرزے ہیں اور جو پرزے ہو جانے ہیں تاریخ میں، وہ بھی ان کی محبت میں کا عنوان کیوں بنے رہے اور کیوں ان کے حق میں لکھتے رہے یہ لوگ. یہ بنیادی سوال ہے. یہ سوال ضرور زیر بحث آنا چاہیے. میں بھی اس کو زیر بحث لاؤں گا، لیکن وقت ہمارا پھیل رہا ہے. آج کے لیے یہی کچھ. محمد طاہر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.